Hello everyone, welcome back to your channel Career in Commerce. I hope you all are doing amazingly great. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पर हो रहे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैजिक को आप मिस ना करें और टाइमली उनका अपडेट्स आपको मिलता रहे। आज की क्लास में हम क्लास 11 का चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा लेंथी चैप्टर है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अलग अलग तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स के बारे में हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। मान लीजिए कि आपने सोच लिया है कि आपको बिजनेस करना है। तो जब आपने डिसाइड ही कर लिया है कि आपको बिजनेस करना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम अपने बिजनेस को किस किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं और इन्हीं फॉर्म्स के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हम अपने बिजनेस को किस किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। देखिए, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पर शुरू करना चाहते हो या फिर स्मॉल स्केल पर बिजनेस को शुरू करना चाहते हो। आप अपने बिजनेस को अकेले स्टार्ट करना चाहते हो या दो तीन पार्टनर्स के साथ मिलकर स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप अपनी एक बड़ी सी कंपनी खोलना चाहते हो। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है कि हम इन 5 अलग-अलग तरह से अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। तो ये 5 फॉर्म्स कौन सी होती हैं? आइए देख लेते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 5 फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहली फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद पार्टनरशिप, थर्ड वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, देन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड लास्ट वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो हम इन्हीं 5 फॉर्म्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और बाकी के जो भी फॉर्म्स हैं उसको हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। तो आइए सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है। ये वर्ड जो है ना, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है वर्ड सोल और दूसरा है प्रोप्राइटर। तो पहले इसका मतलब क्या होता है? सोल मतलब होता है अकेला और प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का कंबाइंड मीनिंग हुआ कि एक ऐसा बंदा जो अकेले ही पूरे बिजनेस को चलाता है, खुद ही वो ओनर है, खुद ही वो मैनेज कर रहा है, खुद ही वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही बिजनेस चलाने वाले जिसमें सिंगल पर्सन ही सब कुछ मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है और पूरे बिजनेस को अकेला ही चला रहा है, इसी को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे कई बार आपके घर में भी होता है, आपकी मम्मी आपको बोल देती है जा बेटा दूध ले आ, जा बेटा ये सामान लेकर आ। तो आप अपनी पास वाली शॉप पर जाते हो और वहां से सामान ले आते हो। तो वहां आप क्या देखते हो? सिंगल पर्सन ही तो होता है, खुद ही वो आपने उसको पैसे दिए, उसने दूध दिया, आपको सामान दिया। तो वो सिंगल पर्सन ही है, अकेला ही वो पूरे बिजनेस को चला रहा है। जैसे आप अपने आसपास की टेलर की शॉप्स देखते हो, ब्यूटी पार्लर्स हो गए, तो ये सारे सोल प्रोप्राइटरशिप के ही एग्जाम्पल हैं, जिसमें कि सिंगल पर्सन, सिंगल ओनर, ओनर भी है, खुद मैनेज भी कर रहा है, खुद कंट्रोल भी कर रहा है, मतलब सारा काम उस अकेले बंदे को ही करना है। ऐसे बिजनेस को ही हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आइए एक बार इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। Sole proprietorship is that form of business organization which is owned, managed, and controlled by a single individual who receives all the profits and bears all the risk। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस जिसमें ओनर, उसको मैनेज करने वाला और उसको कंट्रोल करने वाला सिंगल पर्सन होता है। वो पर्सन अकेले ही पूरे बिजनेस को चलाता है, सब कुछ खुद ही हैंडल करता है, सब कुछ खुद ही मैनेज करता है और कंट्रोल भी करता है। और सारे प्रॉफिट्स जो हैं वो खुद ही अपने पास रखता है, क्योंकि कोई और पर्सन तो है नहीं जिसके साथ उसे शेयर करना है। तो इसलिए सारे प्रॉफिट्स को वो खुद ही अपने पास रखता है और जो भी रिस्क होता है बिजनेस के अंदर या जो भी लॉसेस होते हैं बिजनेस के अंदर, वो उसको ही झेलने पड़ते हैं, वो उसको खुद ही बेयर करने पड़ते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस जिसमें सिंगल पर्सन ही पूरे बिजनेस को चलाता है, वही ओनर है, वही मैनेज करता है, वही कंट्रोल भी करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप तब के लिए अच्छी होती है जब आप बिजनेस में बिल्कुल नए हो, आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है और अभी आपने सोचा ही है कि चलो कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि जब आप छोटे लेवल पर मतलब स्मॉल स्केल पर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो तब सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट होती है, क्योंकि जब बिजनेस लार्ज स्केल पर हो जाता है
तो फिर सिंगल पर्सन के लिए सब कुछ कंट्रोल करना, मैनेज करना मतलब काफी डिफिकल्ट है। मतलब उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि अकेला पर्सन ही लार्ज स्केल बिजनेस को सब कुछ मैनेज कर रहा है, हैंडल कर रहा है, ये नहीं हो सकता। तो इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कब प्रेफरेबल होती है, जब आप अपने बिजनेस को स्मॉल स्केल पर कर रहे हैं। अब हम इसके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम इसके फीचर्स, हम इसके मेरिट्स और इसकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स से पढ़ना। फर्स्ट फीचर इज सिंगल ओनर। भाई ये एक ऐसा बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अकेला पर्सन ही जो होता है वो सब कुछ पूरे बिजनेस को वही चलाता है। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि सिंगल ओनर, खुद ही वो पूरे बिजनेस को अकेला बंदा ही चलाता है। ठीक है। सोल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, इसका मतलब ये हुआ, सोल का मतलब ही होता है अकेला, तो सोल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल मतलब अकेला बंदा ही मैनेज कर रहा है पूरे बिजनेस को और कंट्रोल भी वही कर रहा है। कहने का मतलब है कि जो भी बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जो भी फंक्शंस हैं, वो अकेला पर्सन खुद ही परफॉर्म कर रहा है। खुद ही वो सेल कर रहा है, कुछ परचेज करके लाना है खुद ही वो कर रहा है, फिर वो बेचने का काम भी खुद ही कर रहा है, अकेले ही वो सब कुछ मैनेज कर रहा है, हैंडल कर रहा है। थर्ड पॉइंट इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप ना एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको इजीली आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई खास इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज भी नहीं होती है, और जितनी इजीली आप स्टार्ट कर सकते हो ना उतनी ही इजीली इसको आप बंद भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपको मतलब स्टिचिंग का काम अच्छा आता है, तो आपने एक टेलर की शॉप ओपन कर ली और आपका मन नहीं है कंटिन्यू करने का, अब आप ज्यादा बीमार रहने लग गए तो उसमें आपका मन नहीं है कंटिन्यू करने का, तो आपने वो शॉप बंद कर दी। तो जितना ही इजी इसमें फॉर्मेशन है, मतलब इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, उतना ही इजी इसको बंद करना भी है, क्योंकि इसके अंदर कोई खास लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, इसलिए हम इसको आसानी से स्टार्ट भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ फीचर हमारा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या मतलब होता है इसका? लायबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। एक ओनर किस हद तक जिम्मेदार है अपने डेट्स को, अपने कर्जों को पे करने के लिए। जैसे मान लीजिए बिजनेस ने 60 लाख का कर्जा लिया, तो और उसी साल ना बिजनेस को काफी ज्यादा हैवी लॉस हो गया, जिसकी वजह से वो अपने कर्जों को नहीं चुका पा रहा है। तो भाई कर्जों को तो चुकाना ही पड़ेगा, कोई ऐसे आपके कर्जे माफ तो करेगा नहीं, तो फिर वो इन कर्जों को कैसे चुकाएगा? तो उसके लिए ओनर ने अपने बिजनेस की संपत्ति को बेचना शुरू किया। जैसे उसकी मशीनरी थी, फर्नीचर था, या जो भी शॉप का सामान था वो उसने बेच दिया, और वो बेचने के बाद भी सिर्फ 40 लाख का ही कर्जा वो चुका पाया। कर्जा लिया कितना था? 60 लाख का लिया था, और कितना चुका पाया वो? 40 लाख का कर्जा उसने अपनी संपत्ति को बेच के, जो भी बिजनेस की थी वो उसने चुका लिया। अभी भी 20 लाख रुपए बच गए, तो 20 लाख भी चुकाने पड़ेंगे, उसको भी कोई माफ तो करने वाला नहीं है। तो अब ओनर उसको कैसे चुका पाएगा? तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेची जाएगी। ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेची जाएगी, जैसे उसकी गाड़ी हो गई, उसका घर हो गया, या जो भी घर का सामान हो गया, उसको बेच के उसको ये 20 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो मतलब ऐसी लायबिलिटी जिसमें बिजनेस के कर्जों को पे करने के लिए आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़े, उसी को हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी कैसी होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि इसमें डेट्स को पे करने के लिए ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जा रहा है। बिजनेस की संपत्ति बेच के अगर आप वो कर्जे नहीं चुका पा रहे हो, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जाएगी। यू आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डेट। इसी को बोलते हैं हम अनलिमिटेड लायबिलिटी। फिफ्थ फीचर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बिजनेस और ओनर एक ही है, इसको हम सेपरेट कंसीडर नहीं कर सकते। ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर दैट ऑफ द बिजनेसमैन। जितनी भी बिजनेस की संपत्ति है, एसेट्स हैं, जो भी लायबिलिटीज हैं, वो सब बिजनेसमैन की हैं। ही अलोन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ट्रेड एक्टिविटीज। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस और ओनर एक ही है, उसको सेपरेट कंसीडर नहीं करना है। ओके। सिक्स्थ पॉइंट इज अनडिवाइडेड रिस्क एंड प्रॉफिट। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सिंगल पर्सन ही होता है जो सब कुछ करता है, तो सारा जो प्रॉफिट है वो उसे खुद ही रखता है, क्योंकि उसको किसी और के साथ तो शेयर करना नहीं है, तो सारा प्रॉफिट वो खुद रखता है।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिस्क को भी वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, रिस्क भी वो किसी के साथ शेयर नहीं करता है, रिस्क को भी उसी को झेलना पड़ता है, उसी को बेयर करना पड़ता है। इसलिए बोला गया है अनडिवाइडेड रिस्क एंड प्रॉफिट, किसी के साथ भी डिवाइडेड नहीं है, प्रॉफिट भी उसी का और रिस्क भी उसी का है। लास्ट जो है पॉइंट हमारा, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। मतलब ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है ना, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता। इसका कारण ये है कि मान लो भाई अकेला पर्सन ही है जो बिजनेस को चला रहा है, तो ऐसे में अगर वो पर्सन बीमार हो गया या फिर कोई इंजरी हो गई या इनकेस डेथ ही हो जाती है, तो ऐसे में बिजनेस कहाँ लंबे टाइम तक चल पाएगा, बिजनेस को बंद करना पड़ जाता है। तो इसलिए इसमें कंटिन्यूटी जो है वो नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमने फीचर्स तो पढ़ लिए। अब इसी फीचर्स में से कुछ मेरिट्स होंगे और मतलब इसके फायदे, और कुछ उसकी लिमिटेशंस होंगे मतलब कि नुकसान। तो आइए उसको भी पढ़ लेते हैं। अब इसके मेरिट्स को भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। देखिए इसमें सिंगल ओनर है, सारे जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो अकेला पर्सन ही उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको हैंडल कर रहा है, तो उसे किसी से पूछना तो है नहीं, किसी से कंसल्ट तो करना नहीं है कि भाई ये करूं या ना करूं, ऐसा करूं या ना करूं, किसी से नहीं पूछना, सिंगल पर्सन है, अपनी मर्जी का मालिक है, भाई जो तुम्हारा मन करता है तुम वो करो। इसमें इसको किसी से कंसल्ट नहीं लेना होता, तो इसलिए आराम से ये डिसीजन ले सकता है। तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो क्विक होती है, जल्दी से इसमें डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि कोई और पर्सन नहीं है आपको बीच में इंटरफेयर करने के लिए, तो आप इजीली इसमें डिसीजन ले सकते हो। देन बेनिफिट्स ऑफ सीक्रेसी। ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें बिजनेस मैटर की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सीक्रेट रहती है। सीक्रेट कैसे रहती है, भाई सिंगल पर्सन है, वो कोई और पर्सन तो है नहीं, जो भी आप डिसाइड करोगे वो आप अपने मन में ही डिसाइड करोगे और आप तक ही रहने वाली है वो बात, तो आपके कॉम्पिटिटर्स तक भी वो बात नहीं जाती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें इंफॉर्मेशन ना लीक नहीं होती है, सीक्रेट ही रहती है, अच्छी बात है ये। थर्ड पॉइंट इज डायरेक्ट मोटिवेशन। देखिए ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ऐसा होता है भाई जितनी मेहनत करोगे उतना ही रिटर्न आएगा, उतना ही प्रॉफिट आप कमाओगे, और वो सारा प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ओनर की पॉकेट में। इससे ज्यादा क्या मोटिवेशन चाहिए आपको, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है इसमें, जितना कमाओगे सब आप ही का है। अरे भाई जी जान लगा के काम करो, ऐसे में तो बंदा सेल्फ इंस्पायर्ड होता है, डायरेक्ट मोटिवेशन है कि जितना कमाओगे जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा सब आपका है, जी जान लगा के काम करो, क्या करना है। फोर्थ पॉइंट इज पर्सनल कंट्रोल। देखो भाई सिंगल ओनर है, सब कुछ खुद ही कर रहा है, जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस है, जो कुछ भी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, वो अकेला ही पर्सन हैंडल कर रहा है, सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो सारा का सारा कंट्रोल तो उसी के हाथ में है, तो पर्सनल कंट्रोल इसके अंदर होता है। देन फिफ्थ इज इजी फॉर्मेशन। इस बिजनेस को स्टार्ट करना काफी ज्यादा इजी होता है, कोई खास लीगल फॉर्मेलिटीज इसके अंदर होती नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं ना जिसको स्टार्ट करने के लिए, मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि केमिस्ट की शॉप आपने देखी होगी, तो केमिस्ट की जैसे छोटी सी कोई शॉप है तो उसमें सिंगल पर्सन ही होता है, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। तो वैसे तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन सिर्फ कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आते हैं, उसमें आपको लाइसेंस की जरूरत होती है, जैसे कि केमिस्ट की शॉप, उसमें आपको लाइसेंस चाहिए। अदरवाइज इसका जो फॉर्मेशन है वो भी इजी होता है और इसको बंद करना भी बहुत आसान होता है। अब हम इसकी लिमिटेशंस को भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए जो ये सोल प्रोपराइटरशिप, जो ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हमेशा कैपिटल की कमी होती है। क्यों होती है कैपिटल की कमी, क्योंकि सिंगल पर्सन है, कहां तक पैसा लगाएगा। भाई देखो हमेशा जो सिंगल पर्सन है उसके पास जो रिसोर्सेज होंगे ना वो लिमिटेड ही होंगे ऑब्वियसली। तो अब आप एक बात यहाँ सोच रहे होगे कि मैम ये बंदा लोन क्यों नहीं ले लेता। सही बात है भाई, लोन क्यों नहीं ले लेता। तो जो सिंगल पर्सन होता है ना उसके लिए लोन के सोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, और सिर्फ लोन लेना नहीं है ना, उसे चुकाना भी तो है। अभी देखा ना हमने क्या हाल हुआ था चुकाने के चक्कर में, हमने अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले में समझा कि उस लायबिलिटी को पे करने के लिए, उस कर्जों को पे करने के लिए उसकी घर की संपत्ति भी बिक गई, बेचारे का घर गाड़ी सब बेचनी पड़ी, तब जाके वो उस कर्जे को चुका पाया। तो इसलिए हम लोन ले सकते हैं पर उसके सोर्सेज भी लिमिटेड है, और सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको अकेला पर्सन है उसे पे भी तो करना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा बिजनेस होता है जो लंबे समय तक नहीं चल पाता है। क्यों नहीं चल पाता है,
सिंगल पर्सन है, मान लो इन केस वो बीमार हो गया या फिर उसे किसी काम से दूसरी जगह पर जाना पड़ गया, तो भाई ऐसे में ठीक है आप बिजनेस बंद नहीं करोगे पर कुछ दिन के लिए तो बंद करना ही पड़ेगा। और होता क्या है ऐसे में बंद करने में कि वहां के जो कस्टमर्स होते हैं वो काफी ज्यादा डिससेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई इस बंदे का तो हमेशा ऐसे ही रहता है, ये गायब ही रहता है। तो वो डिससेटिस्फाई होके ना दूसरी शॉप से सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और होता क्या है कि मान लो इनकेस अगर ओनर की डेथ हो जाती है तो इस केस में तो पूरा बिजनेस ही बंद हो जाता है। तो इसलिए बोला गया कि जो इसकी एग्जिस्टेंस होती है ना वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती है। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस जो होती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है, क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी हमेशा एक डाउट में ही रहती है कि कितने लंबे समय तक जा पाएगा। ठीक है, ये ओनर की हेल्थ कैसी है, बीमार नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी, उस पर डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए हमने ये पढ़ा है पॉइंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि आपके जो बिजनेस के कर्जे आपने लिए हैं उसको आपको चुकाना तो पड़ेगा। तो वो चुकाने के लिए अगर आपने अपनी बिजनेस की सारी संपत्ति को बेच दिया है और उसको बेचने के बाद भी आप उन कर्जों को नहीं चुका पा रहे हो, तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब अपनी घर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के उन कर्जों को चुकाना पड़ेगा। इसलिए इस लाइबिलिटी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड मतलब सिर्फ बिजनेस की संपत्ति बेचने तक ही लिमिटेड नहीं है, आपकी घर की संपत्ति बेच के भी आपको उसे चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, आपके कर्जों को चुकाने के लिए आपको घर का सामान भी बेचना पड़ जाता है। फोर्थ पॉइंट इज अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। देखो भाई सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो है वो सिंगल ओनर होता है, सिंगल पर्सन होता है, सारी एक्टिविटीज वो खुद ही परफॉर्म करता है, जैसे सेल, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग, सब कुछ खुद ही। और आप खुद बताओ अकेला पर्सन इतना कैपेबल कैसे हो सकता है कि वो सारे की सारी एक्टिविटीज खुद ही बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। भाई इकलौता बंदा है, क्या क्या करेगा, मतलब खुद वो ओनर है, ओनर भी वही है, मैनेजर भी वही है, खुद सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा है। तो और परचेज डिपार्टमेंट भी वही संभाल रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट भी वही संभाल रहा है। तो भाई एक बंदा इतना एक्सपर्ट कैसे हो सकता है। तो हमेशा ना सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ये कमी आती है कि इसके अंदर एक्सपर्टीज मैनेजरल स्किल्स बिल्कुल भी नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि एक ही पर्सन है, आप या तो एक चीज में अच्छे हो सकते हो, आप हर चीज में कैसे अच्छे हो सकते हो। तो इस सोल प्रोप्राइटरशिप में एक्सपर्टीज मैनेजरियल स्किल्स जो होती है वो नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से कई बार जो हम डिसीजंस लेते हैं वो गलत हो जाते हैं और इसका जो मैनेजमेंट होता है वो अनबैलेंस सही रहता है, क्योंकि किसी के पास अच्छी वो मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, वो बंदा हर चीज में एक्सपर्ट नहीं है। तो इसलिए जो मैनेजमेंट होता है वो कैसा होता है, अनबैलेंस्ड ही रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। तो आज हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट फॉर्म सोल प्रोप्राइटरशिप का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में भी आया होगा। और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है डोंट हेजिटेट, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी आज की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Keep watching more videos to have concept clarity and deep knowledge. Don't forget to like and subscribe the channel. Thank you so much. Hare Krishna.